आइए बाबू फिर से जो है अपना हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे गेस पेपर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, जिसमें 2 वीडियो जो है अपलोड किए गए हैं, उसको आप लोग देखिए। और आज जो है तीसरा वीडियो होगा तो और 10 नंबर सवाल भी होगा, ठीक है। 9 नंबर तक सवाल हम लोग देख लिए थे, आज 10वें नंबर से देखेंगे। तो बाबू जो है आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और भरपूर लाभ ले सकें गेस पेपर का, और परीक्षा में जो है 90+ नंबर कर सकें, ठीक है। तो आइए जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का 10 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PR और QR इस QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग देखेंगे इसको। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले। ये अपना एक त्रिभुज हो गया, कौन सा त्रिभुज? PQR, ठीक है। तो ये हो गया PQ और ये R। फिर आगे बढ़ेंगे तो कह रहा भुजाओं PR और QR पर। तो ये देखिए, ये भुजा जो है अपना ये PR है और ये भुजा जो है वो QR है। तो PR और QR पर क्रमशः बिंदु S, तो PR पे हम यहाँ ले लेते हैं एक बिंदु S और QR पर एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं क्या? T, जैसा कि सवाल में दे दिया है। और इन दोनों को हम ऐसे क्या कर देंगे? मिला देंगे, यानी कि इस T वाले को और इस S वाले को। तो दर्शाना है हमको कि त्रिभुज RPQ यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज RTS के, यानी कि RTS के, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज। और इसमें क्या दे रखा है? कोण P, यानी कि ये वाला जो कोण है ये वाला वो बराबर है RTS के। RTS यानी कि इस वाले के क्या है? बराबर है। तो बस बहुत प्यारा सा सवाल है, हम लोग आराम से इसको कर लेंगे। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे RPQ और ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे RTS में। क्या दे रखा है? तो ये दे रखा है कि ये जो कोण P है वो T के क्या है? बराबर, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में कोण P और छोटे वाले त्रिभुज में कोण T आपस में बराबर है। तो इसको हम पहले लिखेंगे कोण RPQ बराबर है छोटे वाले त्रिभुज के RTS वाले कोण के, यानी कि यहाँ लिखेंगे RTS, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें भी R आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी ये R आ रहा है, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण R है और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण R है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण R जो है क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण R बराबर कोण R। ये क्यों? ये उभयनिष्ठ है। आई बात समझ में? और ये बराबर क्यों है? तो ये सवाल में ही दिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप होने के लिए 2 कोण या 2 भुजाएं या एक कोण और एक भुजा जब आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यों ये बराबर हुए हैं? तो ये भी कोण है और ये भी कोण है, तो एंगल यानी कि कोण समानुपातिकता कसौटी से। आई बात समझ में? ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है
ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर अपने नोट्स में शामिल करिएगा और इस पर अपना 100% तैयारी रखिएगा, ठीक है। करा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे एक मीनार, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, मीनार है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी। आई बात समझ में। तो ये अपना क्या हो गया, मीनार हो गया और इस मीनार की ऊंचाई जो है ये 50 मीटर दिया है, तो इसको आप लिखिए 50 मीटर, ठीक है। और मीनार के सामने मान लीजिए इसका पाद बिंदु यानी निचला हिस्सा, और ये हो गया भवन, ये क्या हो गया अपना भवन हो गया। आई बात समझ में, जिसको हम नाम देते हैं सीडी। सीडी अपना क्या है, एक भवन है। तो आगे बढ़िए, तो कह रहा एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण किससे, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये भवन का शिखर हो गया और ये मीनार का पाद बिंदु हो गया और यहाँ से इसको हम मिला देंगे तो इससे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और फिर क्या कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि ये जो भवन है, ये घर जो है, इसके इस निचले हिस्से से यानी कि पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि यहाँ से हम मिला देंगे इस मीनार के शीर्ष से, तो ये जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो कह रहा है कि आप हमको जो है भवन की ऊंचाई बता दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे माना भवन का या भवन की ऊंचाई कौन है, सीडी बराबर h मीटर तथा मीनार की ऊंचाई कौन है, तो मीनार की ऊंचाई ए बी है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब त्रिभुज, देखिए दो त्रिभुज हमको दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ए बी सी यानी कि इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश का, और ये क्या है इसकी ऊंचाई। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, आई बात समझ में, और ये क्या हो जाएगी तब आधार हो जाएगी। तो हम लोग लगा देंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब कितना है, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, तो लंब हमारा कितना है 50 है, आई बात समझ में, बटे आधार। तो ये आधार ये वाला हो गया, यानी कि AC जो है इसका क्या है, आधार है। तो यहाँ लिखेंगे AC, और साथ में ही हम इस थीटा का मान भी रख देते हैं। आई बात समझ में, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो थीटा के जगह पे रख दीजिए 60 डिग्री। अब जो है cos 60 डिग्री का मान रखेंगे, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो मैं आप लोगों को एक बार बताया था कि sin 60 अंश का मान रूट में 3/2 और cos 60 अंश का मान 1/2 भाग दे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3। आई बात समझ में, यानी tan 60 अंश का मान जो होता है वो √3 हो जाएगा, और ये बराबर 50 बटे क्या लिखेंगे AC, ठीक। अब इस AC का गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AC गुणे √3 बराबर कितना 50। अब क्या करेंगे, ये गुणे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो AC बराबर क्या निकल के आ जाएगा 50 बटे √3, ये निकल के आ गया। या फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये गुणे में बराबर उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे AC बराबर 50 बटे √3, समीकरण नंबर 1 इसको हम लोग बना लेंगे। फिर लिखेंगे अब त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं
डी, यानी कि ए सी डी में तो ये थीटा कोण है तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, तो फिर वही काम करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे tan थीटा, या फिर मान रख दीजिए थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 30। लंब कौन है, तो थीटा के सामने वाली ये एच हमारा लंब है, आधार कौन है, तो आधार अपना AC है, तो आधार लिखेंगे AC। अब tan 30 अंश का मान रखेंगे तो 1/√3 होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3, और ये हो जाएगा अपना H बटे AC। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस AC का गुणा 1 में करेंगे, AC का गुणा 1 में, तो AC 1 कम AC बराबर H का गुणा √3 में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा H इंटू √3। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 में अगर देखें तो इधर भी AC इधर भी AC आई बात समझ में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम यहाँ कैलकुलेशन ले रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे बाप रे बाप, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 व 2, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि H गुणे √3 बराबर 50 बटे रूट में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब ये गुणे में है, बराबर किधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे √3 का √3 में गुणा होगा तो ये केवल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि मिक्स में, तो लिखेंगे 16 48 और 2 बचेगा और नीचे क्या 3, यानी कि इतना मीटर, यानी कि भवन की जो ऊंचाई है 16 से 2/3 मीटर है। तो आई होप कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं अपना 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, और इस साथ में बोल रहा है कि पाई का मान 22/7 लीजिए। बस कुछ नहीं करना है हमको, प्यारा सा सवाल है, इसको हम लोग हल कर लेंगे। एक तो हम पहले वृत्त बनाएंगे, ये हो गया अपना क्या, एक प्यारा सा वृत्त आई बात में, और ये हो गया इस वृत्त का केंद्र O। ठीक है, और क्या कहा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश बोला है तो ये एक हम चतुर्थांश बना लेते हैं ऐसे, आई बात समझ में, तो ये चतुर्थांश हो गया, जिसकी त्रिज्या मान लिए क्या है R है। तो लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर R, और साथ में क्या दिया है, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और 2πr बराबर किसके 22 के, ये गुणे में है इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, ये दोनों 2π को उधर भेज दीजिए, तो r बराबर हो जाएगा 22/2π, ये गुणे में बराबर को उधर जाएगा तो 22 के बटे में, तो ये 2 से कट जाएगा कौ बारी 11 बारी, तो r का मान निकल जाएगा 11/π सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये त्रिज्या निकल गया, लेकिन पूछा है इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, तो जानते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 90 अंश अंतरित करता है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता है, आई बात समझ में, अंतरित करता है, यानी कि इसके केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो हमको चतुर्थांश का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने क्या बताया है, θ/360 डिग्री गुणे πr²।
तो अब इसका जब हम मान रखेंगे तो थीटा किसके बराबर 90 अंश के, तो यहाँ रखेंगे 90। अब बटे में क्या रखेंगे 360 गुणे पाई, आर का मान रखिए तो आर का मान 11 बटे पाई है, तो 11 बटे पाई रखेंगे। क घात है आर पे 2 घात, तो इसको 2 बार लिखेंगे 11 बटे पाई। तो ये गुणे वाला से एक पाई से निपट जाएगा और ये 0 से 0 और ये 9 से 4 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखेंगे हम लोग, तो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा 4 बचा, और गुणे यहाँ से 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 11 11 में 121 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पाई, तो पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7। तो देखिए बटे के नीचे बटे है ना, तो इस 7 को मैं उठा के ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि ये पलट जाएगा तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो ये 11 से कट जाएगा 11 बार में, और ये 11 से कट जाएगा को बारी 2 बारी में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा 1 गुणे यहाँ 11 और गुणे यहाँ क्या बचा 7, अब बटे 4 दूनी 8 बच जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, अब हम गुणा कर लेंगे, 11 सते 77 और 77 एकम 77, अब बटे में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।